हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिनों तक नहीं आ पाए, लेकिन अब आएंगे और आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से। जो भी बच्चे मेरे बीएससी के हैं, 12th के हैं, 10th के हैं और एमएससी के हैं, जो भी हैं, जो भी मेरे छात्र हैं, उनको स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी हर एक टॉपिक को। इससे कि मान लेते हैं हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसे कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है वहाँ से पढ़ेंगे। तो टेंशन ये नहीं है कि मेरा जो वीडियो बनेगा तो पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी क्लास पे उनके लेवल की अकॉर्डिंग रहेगी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एटम स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, एटम्स कैसे आए और किनका किनका इनमें पार्टिसिपेशंस था, किन्होंने एटम के बारे में बताया, कैसे एटम्स आए, और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। किसका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। जो हमारे साथ एक पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं, इसे बोला जाता है मॉडर्न मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलिव साहब का क्या रोल था इतने बड़े पीरियोडिक टेबल को बनाने में, मोजेले साहब का क्या रोल था इतने बड़े पीरियोडिक टेबल को बनाने में, उसका डोबेनियर थे, न्यूलैंड्स थे, इन लोगों का क्या रोल था। उसके बाद फिर निल्स बोहर है, रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन, इन लोगों का क्या रोल था, जॉन डाल्टन का क्या रोल था, इन लोगों का रोल हम पढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ऐसा में उसके बाद पीरियोडिक के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ते चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे आराम से। कई सारे वीडियो आएंगे इसके लिए और एक लेवल पे रहेंगी वीडियो, हर एक लेवल के बच्चा इसको एक साथ पढ़ सकता है। चलिए आते हैं हम लोग अब पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, कैसे एलिमेंट्स आया, क्यों आया। ओके, चलिए तो पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब तक कितने बेटा, अब तक टोटल 118 118 एलिमेंट्स, अब तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, जिनमें से 98 क्या है बेटा, नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग है। 98 मतलब प्राकृतिक में पाई जाती हैं, जिनको खोजा गया, जिनको पहचाना गया। ये ऐसा नहीं था, जो भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी किसी न किसी साइंटिस्टों के द्वारा ही हुआ है। लेकिन डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाया, वो इन नेचर में प्रेजेंट था, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। ओके, जिनमें से कितने थे, 98। अब बचे 20 को हम लोग बनाए हैं। हम लोग का मतलब वो सिंथेटिक एलिमेंट्स है, जिनके ऊपर कुछ जिनके ऊपर कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स आते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो जो बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, तो उनमें एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, तो जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, तो लेंथेनाइड्स में एक पीएम एलिमेंट्स आता है और एक्टिनाइड में अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे 14 एलिमेंट्स के आते हैं। सब के सब आते हैं इसमें सिंथेटिक एलिमेंट्स में। बाकी तो डी ब्लॉक या ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं, वो सब नेचुरली अकरिंग है। तो टोटल कितने हैं, 98 नेचुरली अकरिंग है और 20 हमारे क्या है, 20 एलिमेंट्स हमारे हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। ओके, ये हमारी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर एटम्स हैं क्या, एटम्स हैं क्या, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, इनके बारे में। तो इनके बारे में अगर आपको हम बता दें तो सबसे पहले एटम्स से पहले कहा जाता था कि मॉलिक्यूल्स इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर क्या है, मैटर वो जो स्थान घेरे, जिसके पास खुद का मास हो, जो प्लेस कवर करे, जिसके पास खुद का क्या मास हो, उसे मैटर कहते हैं। एनी सब्सटेंस, एनी पार्टिकल्स आर मैटर। सारे सब्सटेंस, सारे पार्टिकल्स मैटर ही है। जो आप देख रहे हैं, बोर्ड, पेन, कलम, कापी, कपड़े, जो भी देख रहे हैं, सब के सब क्या है, ये मार्कर, ठीक है, सब के सब क्या है, मैटर ही है। क्योंकि इनका खुद का मास ही है और इन्होंने जहाँ रहेंगे उतना प्लेस कवर करेंगे, तो ये मैटर हो गया। तो मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल्स कहा जाता था कि मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सबसे पहले मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई थी, तो मॉलिक्यूल्स बना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको अच्छे से डिस्क्राइब लोग नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। तो सबसे पहले एक इंडियन फिलासफर हुआ करते थे, महर्षि कन्नड़। लोग कन्नड़ पढ़ते, मैं कणाद पढ़ता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों में। तो महर्षि कन्नड़ जो आज से अप्रॉक्सीमेट कई हजार साल पहले, लेकिन 500 BC दिया है एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 500 BC, 500 ईसा पूर्व
तो 500 बीसी में महर्षि कन्नड़ ने बताया कि कोई एक, उन्होंने गोल्ड बॉल लिया था, सोने की गेंद ली थी, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि जो गोल्ड की बॉल है अगर हम उसको इतना तोड़े इतना तोड़े इतना तोड़े, मतलब उसका सब डिविजुअल करते जाए, उसको डिविजल करते डिविजुअल 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 करते जाए, तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, तो एक ऐसा समय आएगा कि अब तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे तोड़ना पॉसिबल नहीं है वो पार्ट को बोला गया क्या, परमाणु। उन्होंने क्या बोला, परमाणु, परमाणु। आगे चल के 1803 में 1803 और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1808, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। 1803 और 1808 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उसका, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने आया और ये वही बात बोला जो महर्षि कन्नड़ बोले थे। जो महर्षि कन्नड़ बोले थे कि कोई एक पार्टिकल जिसको इतना डिवाइड करे कि उसको अब डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, उसे बोला जाता था परमाणु। लेकिन इन्होंने जब आया, जॉन डाल्टन आए, तो 1803 या 1808 आप याद करिए, एनसीईआरटी या मैक्सिमम बुक में 1808 ही दिया है, लेकिन कहीं कहीं 1803 दिया हुआ है। ओके, तो 18 है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी कर रखी, बताया रखा। इन्होंने क्या बताया कि कोई पार्टिकल, कोई भी एनी पार्टिकल जिसको हम इतना तोड़े कि अब उन्हें तोड़ना पॉसिबल ना हो, उन्हें बोला गया एटोमस। क्या बोला गया, एटोमस, एटोमस। अब बाद में ये एटम आ गया, इसी को एटम बोला गया, तो एटोमस बोला गया बेटा, एटोमस। थोड़ा सा इनको इरेज कर दे हम, रेडी। तो जान लीजिए बेटा, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जैसे जॉन डाल्टन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील्स बोहर है और जेम्स चैडविक है। आगे भी है, मोजले है, डोबिनियर है, मेंडलीफ है, इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका रोल इनमें क्या है। जॉन डाल्टन ने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, हमारा एटम है। अब एटम से कुछ छोटा नहीं हो सकता, 1808 में इन्होंने बोला था जॉन डाल्टन ने। लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आए जे थॉमसन आए 1897 में, उसके बाद रदरफोर्ड आए 1911 में, उसके बाद आए नील्स बोहर 1912 में, उसके बाद आए जेम्स चैडविक 1932 में, 1932 में। इन्होंने अनेक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया, ये प्रूव किया कि एटम भी डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं, और ये कई सारे पार्ट में डिविजिबल हो सकते हैं। देखो सोचो, पहले था कि एटम डिविजिबल ही नहीं हो सकता है, लेकिन अब एटम तो कई सारे पार्ट में डिविजिबल हो सकते हैं। आप भी कई सारी चीजें जानते होंगे, जैसे क्या जानते हैं आप, जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 चीज आप जानते ही होंगे। सर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दिखाते हैं। और आप लोग पढ़े भी होंगे A = P + N, एटॉमिक मास निकालना, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, A = P + N। हम लोग भी पढ़े थे क्लास 9 में, एटॉमिक मास निकालना, प्रोटॉन निकाल लेंगे, ये सब चीजें सिखा देंगे आपको। अभी फिलहाल थोड़ा सा हिस्ट्री में चल रहा है, तो हिस्ट्री पढ़ लें, इसके बाद ये सब चीजें डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन लगवा देंगे इसके ऊपर, ध्यान दें। लेकिन जब इन्होंने आया तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये एटम्स के पार्ट्स हैं, एटम से भी छोटे हैं। जब इनकी डिस्कवरी हुई थी, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे पढ़ते थे ईटा पर नाच, आप लोग जानते होंगे, ईट पर नाच, ईट पर नाच कहा जाता था। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, तो कौन थॉमसन था, जे थॉमसन। थॉमसन मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने की थी। पी से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। आयन से होता है न्यूट्रॉन, चे से होता है चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। एक और चीज जान लीजिए बेटा, 1932 में जब न्यूट्रॉन को बताया गया कि न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन एटम का, उसके लिए इनको 1935 में 1935 में नोबेल प्राइज मिला। नोट करिए इसको, इनको
1935 में नोबेल प्राइज किसको, जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज मिला न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। क्या यही तीन चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटे हैं क्या? इनसे भी छोटे हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये भी सब चीजें, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी सब चीजें हैं जो इनसे भी छोटे हैं। मतलब कि ये भी छोटे हो सकते हैं, इनकी डिस्कवरी हुई थी। अब आप लोग इसको नोट कर लें तो फिर हम इसको मिटा दें। आप लोग लिख ही लिए होंगे इसको, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिखे होंगे। चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोक के लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल जो जनरेट हुई, पीरियोडिक टेबल जो बनी आपके सामने जो दिखती है, आप लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल, इतने खूबसूरत पीरियोडिक टेबल को, इसको बनाने में कितना बड़ा काम लगा था, कई साल लगे थे। कह सकते हैं कि 100 साल के आसपास वर्क हुआ था, तब जाके आपके सामने खूबसूरत पीरियोडिक टेबल दिखता है, जिसमें एस पी डी एफ ब्लॉक्स बांट दिए गए, जो आगे चल के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। हुंड ने ऑर्बिटल का जिक्र किया था, बताएंगे हुंड के बारे में, अभाव के बारे में। तो इनके अकॉर्डिंग कैसे बना और इनको रखा गया असल में, तो किसने किसने अपना पार्टिसिपेशन दिया और कब कब दिया? 1817 में एक साइंटिस्ट था डोबिनियर, है ना। डोबिनियर ने एक ट्रॉइड्स रूल दिया, उसने बताया, चलो मैं बताता हूँ क्या था डोबिनियर, ठीक है। देखिए बेटा, डोबिनियर ट्राइड्स रूल, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करना, ओके। तो जो ये जान लीजिए आप लोग कि जो डोबिनियर था, इसका पूरा नाम क्या था? जॉन वुल्फगैंग डोबिनियर। ये एक जर्मनी का केमिस्ट था, जिसे बोलते हैं इज ए जर्मन केमिस्ट। इसने क्या बताया था कि इसने एक बड़ा फनी रूल दिया था, जो कि बड़ा प्रूफ सही चला था उस टाइम, बड़ा फेमस था। कब हुआ था? तो ये 1817 में, सोचिए 1817 में, और 1808 में जॉन डाल्टन ने बता दिया आपको कि एटम्स कुछ होते हैं, किसी पार्टिकल के सबसे छोटे पार्ट एटम्स होते हैं। और कुछ ही साल के बाद डोबिनियर ने क्या किया? अरेंज करना चालू कर दिया। क्योंकि डोबिनियर के टाइम ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं थी, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो था ही, ऐसा तो है नहीं कि लोग कुछ ना था। मैं इसके बारे में थोड़ा इसका फेलियर बता दूंगा आपको, क्या क्या दिक्कत था। तो 1817 में 1870 में डोबिनियर ने ये बोला, एक ट्रायड्स रूल दिया। इसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है उनको जोड़ दे और उनको 2 से डिवाइड कर दे, तो उनके बीच वाले एटॉमिक मास का वैल्यू आती है, जो कि सेम होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती है। उन्होंने जैसे एग्जांपल लिया था किसका? लिथियम। उस तरह डिस्कवरी था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको पता होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटॉमिक नंबर की जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी आप तुरंत एटॉमिक नंबर लिख दीजिएगा नहीं, आज के डेट में भले आपको पता है, लेकिन उस टाइम एटॉमिक नंबर नहीं पता था। अभी आप 2022 में नहीं है, अभी आप कहाँ है? 1817 में। इसलिए 1817 के हिसाब सोचिए, उस टाइम एटॉमिक नंबर से नहीं, एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया रहा था। एटॉमिक नंबर तो अरेंज मोजले साहब की देन है, असल में मेंडली तक तो एटॉमिक मास ही चल रहा था बच्चा। तो उस टाइम इनका एटॉमिक मास होता है कितना? 7। इनका कितना होती है? 39। तो इन्होंने कहा कि दोनों को जोड़ देंगे, इनके औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो इस सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, जो कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रही थी। उन्होंने बोला कि इनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी आपस में सिमिलरिटी शो करेगी अगर ऐसा हो रहा है तो उन्होंने दिया क्या दिया? 7 + 39/2 क्या हो जाएगा? 46/2 कट जाएगा 23। तो इसका एटॉमिक मास कितना रहा था? 23। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ये 7 और ये 39 को जोड़ के 2 से भागे और आ रहा था कितना? 23। जो 23 आ रहा था बेटा, ये सोडियम की एटॉमिक मास हो रही थी, जो कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे, तो उस टाइम इसको मारा गया था। उसके बाद इन्होंने और लिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया था। उन्होंने क्या लिया था? इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कुछ बात हम करते हैं, लिख लीजिए। चलिए बिठा दे इसको हम। अब आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उन्होंने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर भी। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी एटॉमिक मास होती है 35.5,
इनकी होती है 80 के आसपास, और इनकी होती है 53 127 के आसपास होती है। कितना होते हैं, शायद 127 ही होती है, हाँ 127 होती है एटॉमिक मास। लेकिन अब ये 80 अभी हमको पता नहीं है, अभी तो हमें तो पहले से पता है ना, उस टाइम नहीं पता थी। तो इनको जोड़िए 35.5 प्लस 27/2 तो कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7 12 2 3 5 6। और इसे हम भाग करेंगे कितने से, 2 से। 162.5 आ रहा है, 2 से भाग करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 80 के पास आएगा, 80 के पास। 80 में 80 से कुछ समथिंग कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट है। इन्होंने को नहीं कहता है, अप्रोक्सीमेट उसी के इर्द गिर्द आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने लिया था कैल्शियम, स्टेंसियम और बेरियम को। आज में कैल्शियम, स्टेंसियम, बेरियम इनको लिया था। अब ये सब एटम्स के बारे में डिस्कवरी हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज कर रहे थे, इस सीरियल में इसको क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। लेकिन ये ज़्यादा दूर तक सक्सेस नहीं हो पाए। कई ऐसी चीज़ें थी जिसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इनकी प्रॉपर्टी कई चीज़ों पर गलत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी भी नहीं थी उस टाइम, बहुत सारे एलिमेंटों की डिस्कवरी उस टाइम नहीं थी, तो बताना बड़ी कठिन था। इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो भी उस टाइम जितना इनका माइंड चला बहुत अच्छा चला और इन्होंने काम किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड, बड़ा बढ़िया काम किया था। आप सब लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जो गाना लोग गाते हैं तो कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा रे, तो क्या रहा है सा रे गा मा पा दा नी सा रे। तो हर एक पहला एलिमेंट, हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी, उन्होंने ये बताया। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसको हम बताते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर उसको हम बताते हैं। बेटा ये देखिए हमारा क्या है, लिमिटेशंस। मैंने भी बताया आपको कि लिमिटेशंस में क्या था। लिमिटेशन में ये है कि ये बस इनके टाइम ये इन्होंने 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे। एक ट्राइड्स इनका बना था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में, एक ट्राइड्स बना था इनका कैल्शियम स्टेंसियम और बेरियम के बीच में, और एक इनका ट्राइड्स बना था किसके बीच में, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच में। बाकी के लिए ये क्लासिक इनका ये जो रूल था है ना, वैलिड नहीं था, और ये इसलिए इनकी ये रूल जो थी वैलिड नहीं थी, इसकी वजह से ये रूल फेल हो गई थी। उसके बाद न्यूलैंड्स आए थे, तो पहले इसको लिमिटेशंस को आप लिख लें। लिमिटेशन मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख लें। उसके बाद फिर हम न्यूलैंड्स के बारे में जिक्र करते हैं। लिख लें इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, जिनका पूरा इनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। ये एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, मतलब अंग्रेज थे, कह सकते हैं ब्रिटिश थे, और 1866 में 1866 में रूल आई थी। जॉन न्यूलैंड्स ने कहा, इन्होंने एक रूल दिया और इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग आर्डर में एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग आर्डर में रखा एटॉमिक मास के कंसेप्ट। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में एलिमेंट को रखने की इन्होंने कोशिश की। ध्यान दें, तो इन्होंने बताया कि जो इन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूलैंड्स रूल जो इससे पहले क्या था, इससे पहले तो आया था डोबेनियर का रूल, जिन्होंने ट्राइड्स रूल दिया था। अब ये ऑक्टेव्स में होता 8। इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात उन्होंने बोला कि जो हम लोग अभी मैंने आपको बताया कि सा रे गा मा पा दा नी सा रे, हर एक 8वां 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट से। हर एक 8 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट से। इसकी बारे में जिक्र इन्होंने किया था इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। आज इनको उन्होंने इंक्रीजिंग आर्डर में मास के इंक्रीजिंग आर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर में एटम को या एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एटम या एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक मास के रूप में आई इस रूल से। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर कौन कौन था, ताकि आप इसको देख ले और याद कर ले। ठीक है बच्चों, देखो
आपके पास मैंने लिख दिया है हिंदी मीडियम, यहाँ देखिए ये है हमारा सा रे गा मा पा दा नी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मतलब हर एक पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो कराता है। इंग्लिश वालों मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं डू री मी फा सो ला और टी याद कर लेंगे, चाहिए भी याद करने की बातें हैं। देखिए इन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा है फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बोरॉन एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एक जैसी, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब ब्रोमीन नीचे है, ये एक लाइन में कहाँ से आ गए? ये तो थे ही नहीं, है कि नहीं? आप पीरियड टेबल देखे होंगे तो ये सब कहाँ से आगे नहीं देखोगे, लेकिन आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स को देखिए जो डोबिनियर पूरी तरह से क्या कहते हैं न्यूलैंड्स पूरी तरह से गलत नहीं था। ये रूल देखिए यहाँ तक उसमें से ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क सी याद करिए, क सी जे सन पब, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरॉन और एल्युमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ तक देखो एक ही ग्रुप में आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप के आते हैं। ये भी है लेकिन बीच में हाई बीच में जो आ गए हैं सब कोबाल्ट एंड निकिल, कॉपर, जिंक, वाई आयन, एस, एस सी, और ये सी के साथ हमारा क्या एल है, एस आर है और बी आर है। ये जो इधर उधर आए हुए हैं, रीजन ये था कि उस टाइम डी ब्लॉक नहीं बनी थी, जितने एलिमेंट की डिस्कवरी थी ये खाली एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं थी, जितने एलिमेंट की डिस्कवरी थी उतने ही प्लेस भी छूटे थे। ये नहीं था कि हम कुछ, हाँ इफ एक्चुअली ये रूल इन्होंने बना के दे दिया, बाद में आके भले इनको अलग अलग छाट के निकाल दिए, लेकिन ये फेल वही हुए कैल्शियम से ऊपर के एलिमेंटों पे फेल हो गए इनकी रूल। कैल्शियम से पहले के एलिमेंट के ऊपर इनकी रूल फॉलो कर रही थी, लेकिन कैल्शियम से ऊपर के रूल में इनकी फॉलो नहीं हो रही थी रूल को, जिसकी वजह से रूल फेल हो गया। ऐसा में तो इनकी लिमिटेशंस में रूल है, कैल्शियम के ऊपर से जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो सब के लिए रूल लागू नहीं हो रहे थे, जो हर एक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा होगा, यानी हर एक 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करेगी सिमिलरिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बस इसके अलावा। लेकिन उन्होंने ये बना के दे रखा था ताकि आपको पता चल जाए कि न्यूलैंड्स का कंसेप्ट क्या था, जो 1866 में थे। 1817 में डोबिनियर और 1866 में न्यूलैंड्स। अब इनको लिख लीजिए, फिर इनकी लिमिटेशन